अभी हम लोग पढ़ेंगे राउंड रॉबिन के बारे में। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? RRR। ठीक है, ट्रिपल आर नहीं, या डबल आर वाला RR। ठीक है, राउंड रॉबिन। तो इसमें मेन बात है टाइम शेयरिंग के ऊपर काम करता है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि टाइम शेयरिंग, क्योंकि आपको MCQ में कभी पूछा जाता है टाइम शेयरिंग के लिए कौन सा शेड्यूलिंग अच्छा है, तो आपको याद रखना है राउंड रॉबिन अच्छा है। तो अब ये पॉइंट पढ़ते हैं। दिस एल्गोरिदम इज डिजाइन फॉर द टाइम शेयरिंग सिस्टम वेयर इट इज़ not necessary to complete one process and then start another process। क्या लिखा है? इसका लिखा है कि ये जो एल्गोरिथम में है वो ऐसा डिज़ाइन गया है कि एक टाइम शेयरिंग पे काम करेगा। टाइम शेयरिंग पे काम करेगा मतलब एक प्रोसेस को एक टाइम देगा। इसलिए P1 प्रोसेस है, उसको एक टाइम दिया, ठीक है। और P2 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस को क्या करेगा, जब P2 प्रोसेस आ जाएगा तो इसको काट के ये इसको भी टाइम देना शुरू कर देगा। कुछ टाइम के लिए इसको एक बार प्रोसेस देगा, कुछ टाइम के लिए इसको एक बार प्रोसेस देगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। और इसमें ऐसा ज़रूरी बात लिखा नहीं है कि उसको पहला प्रोसेस कंप्लीट करके निकलना है। वो चाहे तो इसको थोड़ा टाइम दे दिया चलने के लिए, फिर उसको दे देगा, थोड़ा टाइम दे देगा चलने के लिए, तो एक के बाद एक प्रोसेस चलते रहेगा थोड़ा टाइम दे देके। और बट टू द रिस्पॉन्सिव एंड डिवाइड द टाइम ऑफ द CPU एमोंग द प्रोसेस इन रेडी स्टेट। मतलब रिस्पॉन्सिव मतलब सोच लीजिए आप आ गया CPU में, पर आपको चलने के लिए कब समय दे रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिव कब रिस्पॉन्स कर रहा है आपको चलने के लिए, तब वो उसको रिस्पॉन्सिव बोलता है। क्या होता है इसमें रिस्पॉन्सिव और टाइम को डिवाइड कर देता है। मतलब कब रिस्पॉन्सिव भी और टाइम को भी डिवाइड करता है, दोनों को डिवाइड करके क्या करता है CPU को दे देता है, जो रेडी स्टेट में हमेशा रहता है। ठीक है, जो प्रोसेस हमेशा रेडी स्टेट में रहता है वो लोग को चलने के लिए थोड़ा थोड़ा करके देता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, हियर द रेडी क्यू इज ट्रीटेड एज ए सर्कुलर क्यू। रेडी क्यू इज ए ट्रीटेड एज सर्कुलर क्यू मतलब जो पहले आया उसको मैंने एक टाइम दे दिया, मैं फिर से क्या करूँगा, फिर दूसरा कोई आ गया तो इसको काट के सीधा डायरेक्ट उसको मैं दे दूँगा। तो ये एक बार का जो आधा या आधे से कम काम हुआ था, तो वो क्या करेगा, फिर से जाकर लाइन में लगेगा टू का। जैसे टू का काम खत्म होगा थोड़ा, तो इसको वन को फिर से मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं एक साइकिल के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ में वही चलता है कि यार रेडी क्यू इज ट्रीटेड एज ए सर्कुलर क्यू। नेक्स्ट होगा थर्ड पॉइंट, वी फिक्स ए टाइम ऑफ कॉन्टेम। मतलब हम लोग टाइम को एक फिक्स कर देते हैं, इतना टाइम तक ही उसको प्रोसेस को चलने के लिए मिलेगा, उसके बाद दूसरा प्रोसेस को चलने के लिए मिलेगा। टू विच ए प्रोसेस कैन होल्ड द CPU, तब तक CPU को होल्ड कर सकता है इन वन गो, ठीक है। विथ इन विच आइदर प्रोसेस इज टर्मिनेट और द प्रोसेस मस्ट रिलीज द CPU। या उस टाइम में उस जितना टाइम मैं दूंगा उसके अंदर वो कुछ अपना काम ख़त्म करके निकल जाएगा, नहीं तो उसको CPU छोड़ना पड़ेगा, फिर से जाकर वो नेक्स्ट बारी का वेट करना पड़ेगा। एंड री एंटर इन दी सर्कुलर क्यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट चांस। उसको रुकना पड़ेगा जब तक उसका नेक्स्ट बारी नहीं आता है। और RRR हर समय प्रिमिटिव होता है। तो आपको क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रिमिटिव है, तो RRR प्रिमिटिव है। SGRT है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, वो वाला भी है, ठीक है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम वाला भी है। पर आपका आपका ये रॉबिन राउंड रॉबिन ये प्रिमिटिव है। ये ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें टाइम शेयरिंग के से काम होता है, इसलिए ये पूछा था कि प्रिमिटिव वाला जो राउंड रॉबिन है वो किस में काम करता है, तो आपको टाइम शेयरिंग पे देना है। तो अभी कुछ क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाता है, बाकी तो सब ठीक ही है। इसका मैंने एक एग्जांपल देना भूल गया। एग्जांपल ऐसे सोच सकता है कि आप अगर सोच लीजिए आप अगर एक रोटी खाते हैं, ठीक है, और आपका एक दोस्त है वो 10 रोटी खाता है, और आपका और बाकी सब दोस्त भी है, सब एक एक रोटी खाता है। पर इस राउंड रॉबिन में क्या होगा कि जो रोटी बांटने वाला होगा, रोटी बांटने वाला क्या करेगा, वो सबको एक एक रोटी देगा। तो एक एक रोटी देके जितना सारा आदमी एक एक रोटी खाता था वो खा के निकल चुका होगा। और जिसको ज़्यादा खाना है वो क्या करेगा, वो बैठा रहेगा जब तक उसका बारी नहीं आ जाता नेक्स्ट चांस। यही होता है टाइम शेयरिंग में, कुछ समय दे दूंगा, कुछ समय के अंदर वो काम ख़त्म किया तो किया, नहीं किया तो वो वापस घूम के वापस आएगा खाने के लिए, वही है।
टाइम शेयरिंग में। और इसमें एक टाइम क्वांटम होता है, ठीक है। तो टाइम क्वांटम मैंने इस क्वेश्चन के लिए कितना फिक्स किया, 2। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम क्वांटम, ठीक है। टाइम क्वांटम मैंने क्या किया, 2 को फिक्स किया। तो इस क्वेश्चन में मैं सॉल्व करते समय ये बताऊँगा आप लोग को, ठीक है। और याद रखना राउंड रॉबिन आपका एटीएम में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। एटीएम का प्रोसेस सोच लीजिए, दुनिया भर में एक ही एटीएम नहीं है, पूरा दुनिया में हर एटीएम चलता है, सर्वर तो एक ही रहता है। तो क्या करता है सर्वर, क्या करता है, एक टाइम शेयरिंग सिस्टम दे देता है। तो इस एटीएम को इतना टाइम शेयरिंग, उस एटीएम को इतना टाइम शेयरिंग, तो उस शेयरिंग के हिसाब से आपका एटीएम काम करता है। क्योंकि आपको टाइप करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा ना, तो उस समय वो वाला जगह, वो वाला समय अगर दूसरे को दे दूँ तो ख़राब बात नहीं है ना, वही। तो ये वाला क्वेश्चन से करते हैं जिसमें टाइम क्वांटम फिक्स करना ज़रूरी होता है, ये टाइम शेयरिंग के लिए, ठीक है। ये टाइम क्वांटम जो लिखा हुआ है ये फिक्स करना ज़रूरी होता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे टाइम क्वांटम में हमने 2, या कभी कभी देखना वो गेट में कभी कभी मिलेगा, गेट क्वेश्चन में, या टाइम स्लाइस लिख देगा, ठीक है। टाइम स्लाइस लिख देगा, उसका दे देगा 2 करके, ठीक है। और नहीं तो आपका ऐसे लिख देगा कि, या नहीं तो कभी कभी ऐसे दे देगा कि आपको ये टाइम स्लाइस फिक्स करके क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ये हमेशा नहीं दिया जाएगा, पर इस क्वेश्चन में दिया गया है। पर कुछ क्वेश्चनों में ऐसा भी होता है टाइम स्लाइस फिक्स करके बेस्ट रिजल्ट निकालना है, तो आप लोग ये पता होना चाहिए। तो ये वाला देखते हैं, ये वाला कैसे होगा, आपको गैंग चार्ट बनाना है। गैंग चार्ट बनाने का बाद क्या होगा, आपको पहला प्रोसेस देखना है, अराइवल टाइम कब हुआ है, 0 में। 0 में तो और कोई भी नहीं घुस रहा है, तो पहला वाला को मैं 2 सेकेंड ही दूंगा, ठीक है। तो P0 कितना, 0 से लेकर 2 सेकेंड तक चलेगा। तो 2 सेकेंड के बाद कौन सा आ गया, P1 भी आ गया, P2 भी आ गया, ठीक है। और ये जो था P0 2 सेकेंड ही तक चला, बाकी कितना रहा, 3, ठीक है। और P1 भी आ गया और P2 भी आ गया। अभी इसमें ये बात हो जाता है, ठीक है। और जबकि ये क्यू में है, तो क्यू में पहला वाला प्रोसेस कौन लग गया होगा, पहला सेकंड में P1 लग गया होगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा सेकंड में कौन लगा, P2, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P0 को स्टार्ट किया तो P0 के बाद कौन सा आएगा, फिर P1 आएगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा P2, ठीक है, 2 सेकंड तक। उसके बाद अगर 2 सेकंड तक कोई नहीं आया तो फिर से क्या करेगा, ये P0 यहाँ पर जाकर लग जाएगा। तो ये वाला आपको सीक्वेंस याद रखना है, ये सीक्वेंस ही आपको हेल्प करेगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये सीक्वेंस गलती हुआ पूरा ये गैंग चार्ट में गलती हो जाएगा। तो ये P0 तो थोड़ा चल चुका है, अब P1 को चलाना है 2 सेकंड तक। P1 2 सेकंड चलेगा तो बचेगा कितना, 1। तो P1 2 कितना, 4 तक चला, ठीक है। फिर आप चलेंगे P2 में। P2 क्या करेगा, 1 सेकेंड तक लेगा, ठीक है। 1 सेकेंड तक लेगा, ख़त्म हो गया इसका काम P2 का भी, ठीक है। P2 कितना, 5 तक चला, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आया था 5 में, 5 तक या 4 तक, ठीक है, 4 तक ही चाहिए। 4 तक में ये P3 भी आ गया, P4 भी आ गया। तो आपको लगाना ज़रूरी हो जाता है कि P0 के बाद P3 और P4 लगाना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और आपका अगर उसके बाद जो P1 है, P1 को भी थोड़ा चाहिए क्योंकि थोड़ा उसका बाकी है। तो P1 तो कितना चला था, 4 तक ना, 4 तक में ये दोनों आ गया था, ये दोनों के बाद ही लगेगा, ठीक है। P3 और P4 के बाद फिर आएगा P1, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को याद रखना है। और अभी ये 2 चल चुका है, P2 भी चल चुका है, थोड़ा P0 चलेगा। P0 दो सेकंड तक चलेगा, कितना, 5 से 7 तक। तो P0 कितना बचा, 1। तो P0 क्या करेगा, फिर से लग जाएगा, ठीक है। बस ये सीक्वेंस ही आपको याद करना है। मेन बात ये मिडिल वाला सीक्वेंस जो है उधर में उसके पीछे पीछे कौन लगेगा, क्योंकि आपने जैसे ही देखा P1 कितने तक चला, 4। तो 4 तक पूरा ही मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम प्रोसेस 4 तक आ गया, ठीक है। मैक्सिमम प्रोसेस जो है वो 4 तक के अंदर आ चुका है। तो आपको यही याद रखना कि जैसे ही P1 ने अपना 1 चलाया, P1 ने जैसे ही 2 से लेकर 4 तक चला,
तो मैक्सिमम P3 और P4 लग चुका, तो इसको आपको सीक्वेंस में लगाना ज़रूरी होता है। P3 यही आपका इम्पोर्टेंट है, यही आपको सही करवाएगा, ठीक है। तो आपको P0 7 तक चला। नेक्स्ट क्या देख सकते हैं, P3 चलेगा। P3 कितना तक चलेगा आपका 2 सेकंड में, इसका भी ख़त्म हो गया काम, ठीक है। P3 कितना 9 तक चलेगा। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, P4 आएगा, ठीक है। P4 कितना तक चलेगा आपका 2 सेकंड तक चलेगा, बचा कितना 1। तो इसके पीछे क्या लगेगा, P0 के पीछे P4 लगेगा। इसको काम पूरा ख़त्म नहीं हुआ ना, जैसे काम ख़त्म पूरा नहीं होगा वो फिर से वापस जाकर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका आ जाएगा 11। नेक्स्ट आपका आएगा P1 कितना बचा था, ये P1, इसलिए ये सीक्वेंस देख के मैं चला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से कोई देख के नहीं चला रहा हूँ। कितना बचा था 1, तो ये कितना चलेगा 12 तक। नेक्स्ट आएगा P0 कितना तक चलेगा आपका 13 तक चलेगा। नेक्स्ट आएगा P4 कितना तक चलेगा आपका 14 तक, ठीक है। नेक्स्ट जो बचा है वो ख़त्म हो चुका है, तो आपको निकल गया ये वाला। आपको टर्न अराउंड टाइम ये सब कैलकुलेट करना, वेटिंग टाइम करना। टर्न अराउंड टाइम मैंने बताया था, कंप्लीशन टाइम मतलब यह एग्ज़िट टाइम कब हुआ 13 में, किसका P0 का कब खत्म हुआ 13 में। और इधर देख सकते हैं इधर 0 है तो इतना 13। नेक्स्ट आपका P1 का एग्ज़िट टाइम कब हुआ, वो हुआ आपका 12 में इधर देख सकते हैं 12 में। तो आपको लिखना है 12 और इसका 12 और इसका अराइवल टाइम कितना है 1 हो गया। नेक्स्ट आपका P2 का हो गया, P2 का कितना हो गया कंप्लीशन टाइम या एग्ज़िट टाइम, ये 5 में हुआ 5 में। नेक्स्ट आपका अराइवल टाइम कब हुआ 3 में। नेक्स्ट आपका क्या हो गया P3 में आपका क्या हुआ उसका एग्ज़िट टाइम, इसका P3 का एग्ज़िट टाइम हुआ 9 में और उसका अराइवल टाइम कब हुआ 3 में, तो कितना 6 बचा। नेक्स्ट आपका P4 एग्ज़िट कब किया 11 में, तो आप देख सकते हैं ऐसे 4 अराइवल टाइम और ऐसे 7। अब वेटिंग टाइम निकालना है, क्या टर्न टाइम से बस टाइम माइनस करके वेटिंग टाइम आ जाता है। तो मेरे को टर्न अराउंड टाइम मालूम है 13 -5 और 8, ठीक है। बस टाइम आपको फॉर्मूला तो याद ही है ना, क्या मैंने बताया था, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका 11/3 8। नेक्स्ट आपका 3 - 1 2। नेक्स्ट आपका 6 × 2 4। नेक्स्ट आपका 7 × 3 4। तो यही था, ठीक है। तो यही आपको वेटिंग कभी निकालने बोलेगा या टर्न अराउंड टाइम का एवरेज टाइम निकालने बोलेगा, यही आपको करना है। मेन बात है आपको ये सीक्वेंस लिखना आना चाहिए, तभी आप पूरा समझोगे। जैसे कि ये जगह में इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये वाला पॉइंट में देख सकते हैं ना, क्योंकि मैक्सिमम 4 तक सारा प्रोसेस आ चुका था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके बाद कौन सा प्रोसेस लगेगा, कौन सा प्रोसेस आता रहेगा, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसमें याद रखना, जैसे इसका 2 सेकंड दिया है, 2 सेकंड एक प्रोसेस को देने के बाद उसके बाद क्या करेगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर देगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज राउंड रॉबिन के बारे में जो हम लोग ने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज अगर देख सकते हो, पहला एडवांटेज क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ट इन द टर्म ऑफ एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। इसमें सबसे अच्छा रिस्पॉन्स टाइम हम लोग को मिलेगा। रिस्पॉन्स टाइम मतलब एक प्रोसेस आया सीपीयू में और कितना जल्दी उसको चलने के लिए बुला दिया, उसको हम लोग रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। एक दो प्रोसेस आया सीपीयू में आते आते उसको बोल दिया गया अभी चल जाओ। तो इसमें ये होता है कि ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा बनता है। नेक्स्ट क्या होता है, वर्क विल इन द केस ऑफ टाइम शेयरिंग सिस्टम, in the case of time system बा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम। मैंने बोला था ना एटीएम में जो जाते हैं वो क्या होता है, क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है, क्योंकि वहाँ पर एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है, टाइम काउंटर फिक्स कर दिया जाता है। तो उस टाइम में वो वाला आदमी थोड़ा काम कर लेगा, फिर दूसरा आदमी जो एटीएम में होगा दूसरे एटीएम में, तो उसमें भी वो थोड़ा काम कर लेगा। तो फ़र्क नहीं गिरता है ना कि उसको थोड़ा जगह दे देगा, उसको थोड़ा देर जगह दे देगा। तो ये काम होता रहता है, ठीक है, टाइम शेयरिंग के हिसाब से, ठीक है। जो समय उसको ज़रूरत नहीं था टाइप करने में बिता रहा था, वो समय दूसरे को दे दो, तो ये रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट आप जान सकते हैं कि इसका जो है डिसएडवांटेज और ये काइंड ऑफ एच शॉर्टेज ऑफ फास्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा जो पहला जॉब है उसको पहले मिल रहा है, ठीक है। पहला पहला जो आएगा छोटा जॉब उसको पहले मिल रहा है, उसको ज़्यादातर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ना, देख सकते हैं ना। क्योंकि अगर ये वाला एग्जांपल में था तो छोटे वाले को पहले मिल रहा था, जो पहले आ चुका है छोटे वाले को। मतलब हम लोग छोटा छोटा प्रोसेस को चला रहे हैं, बड़ा प्रोसेस हम लोग नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। और डिसएडवांटेज ये है कि लॉन्गर प्रोसेस में स्टारवेशन में चला जाता है। स्टारवेशन मतलब तुमको एक बार चलाया एक प्रोसेस को, फिर टाइम क्वांटम दे दिया कि इसको 2 सेकंड तक चलाना, 2 सेकंड के बाद अगर कुछ बचेगा फिर नेक्स्ट टाइम उसको आना बोलना। तो वो अगर कोई बड़ा प्रोसेस होगा जिसको 10 सेकंड चाहिए चलने के लिए, वो 2 सेकंड में लेके क्या करेगा, उसको बार बार आना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, आते रहना पड़ेगा, तो स्टारवेशन में चला गया ना। और दूसरा हो जाएगा परफॉर्मेंस डिपेंड हैविली ऑन क्वांटम। इसमें क्वांटम में बहुत डिपेंड हो जा रहा है, टाइम क्वांटम अगर हमने 2 सेकंड जैसे इधर फिक्स कर दिया था, मतलब उससे ज़्यादा और नहीं चल सकता। मतलब पूरा डिपेंड किस में हो गया, टाइम क्वांटम में डिपेंड हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या हो गया, नो आइडिया ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का कोई इधर आइडिया ही नहीं है कि प्रायोरिटी लगा के इस प्रोसेस को चलाना है या नहीं, किसको हम लोग को पहले वैल्यू देना है। कंप्यूटर में कुछ कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको पहले प्रायोरिटी देना चाहिए चलने के लिए, तो इधर वो नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला डिसएडवांटेज और एडवांटेज ये सब राउंड रॉबिन का है, ये सब याद रखना।